हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिफेक्ट्स। लास्ट टाइम हमने डिट्योरेशन के ऊपर चैप्टर पढ़ा था कि डिट्योरेशन क्या होती है, और आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है और डायग्नोसिस किया जाता है डिफेक्ट्स का। देखिए, अगर किसी आदमी को कोई आदमी बीमार हो गया है, ठीक है, या किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पहले तो उससे सिम्टम्स पूछेगा कि आपको क्या क्या हो रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और उसी के बेसिस पे डायग्नोसिस करता है कि इसको क्या बीमारी है, किस बीमारी से ये जूझ रहा है, तो उसी के हिसाब से इलाज किया जाता है। यहाँ पे बीइंग अ डॉक्टर ऑफ द बिल्डिंग्स, आपका भी यही काम है। आपको सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना है कि किस तरह का डिफेक्ट जो है किसी जगह पर अकर हो रहा है, और उसको फिर डायग्नोसिस उसका उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप डायग्नोसिस कर सकते हो कि कॉज क्या था। रूट कॉज, पहले तो रूट कॉज से पता करेंगे, तो उसी के हिसाब से हमें पता लगेगा मेन उसकी जड़ तक पहुंचना है हमें डिफेक्ट की, और उसी के हिसाब से हम इसके लिए कोई भी रेमेडियल मेज़र जो है वो लेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ पढ़ लेते हैं। ऑल द बिल्डिंग कंपोनेंट स्टार्ट्स डिट्योरेटिंग आफ्टर सर्टन पीरियड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वेरियस नेचुरल फोर्सेस लाइक द रेन, सनलाइट, विंड एट्सेट्रा। तो सभी बिल्डिंग के जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं वो सभी पार्ट्स साथ डिट्योरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ समय के बाद। किसकी वजह से? एक्शन ऑफ वेरियस नेचुरल एजेंसीज। बहुत सारी जो नेचुरल एजेंसीज हैं, जैसे हमारी रेन है, सनलाइट है, विंड एट्सेट्रा, इन सभी नेचुरल एजेंसीज जो हैं, इन सब की वजह से हमारा जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं ये डिट्योरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। समटाइम्स देयर मे बी प्रॉब्लम इन बिल्डिंग ड्यू टू यूज़ ऑफ द पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ड्यू टू द पुअर वर्कमैनशिप और द फॉल्टी डिज़ाइन एट्सेट्रा। कई बार प्रॉब्लम जो है बिल्डिंग में ये अक्कर होती है पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वजह से, पुअर वर्कमैनशिप की वजह से, या फिर फॉल्टी डिज़ाइन की वजह से। द डिट्योरेशन इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड कैन कॉज सीरियस डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग्स, एंड दीज डिफेक्ट्स कैन बिकम द सोर्स ऑफ द बिल्डिंग फेलियर। दिस डिट्योरेशन, ये जो डिट्योरेशन है, अगर इसको हम चेक नहीं करेंगे, ये कॉज कर सकती है सीरियस डिफेक्ट्स, बिल्डिंग के अंदर बहुत सीरियस डिफेक्ट्स पैदा कर सकती है। एंड दीज डिफेक्ट्स कैन बिकम द सोर्स ऑफ बिल्डिंग फेलियर, और इसी की वजह से आगे जाकर आपकी बिल्डिंग फेल हो सकती है। यानी अगर सही समय पे आपने इन डिफेक्ट्स को करेक्ट नहीं किया तो आगे जाकर ये बिल्डिंग के फेलियर का कॉज भी बन सकती है, क्योंकि आपके बिल्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। स्ट्रेंथ कम होगी तो आगे जाके लोड अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो बिल्डिंग जो है वो जल्दी फेल हो जाएगी, यानी अपने टाइम से पहले ही उसका समय जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दिस एडवर्स सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड, इस एडवर्स सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है, और एटलीस्ट रिड्यूस किया जा सकता है कंसिडरेबली इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ दिस डिफेक्ट्स। अगर हमें इन डिफेक्ट्स का रीज़न पता लग जाए कि ये डिफेक्ट्स आए कैसे बिल्डिंग के अंदर। इन दैट सिचुएशन नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स कैन बी टेकन इन द टाइम। इस सिचुएशन में हम रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। अगर हमारे कॉज पता है तो हम फिर रेमेडियल मेजर्स लेकर उसे समय पर बचा सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट द एक्चुअल कॉजेज़ ऑफ द डिफेक्ट इज़ नाउन बाय थ्रू इन्वेस्टिगेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाए और उन डिफेक्ट्स को पता किया जाए, ठीक है। Hence, investigation of the defect is the most important aspect in order to minimize the adverse effect of the defects. तो investigation जो है defect की, ये सबसे important aspect है in order to minimize the adverse effects of the defects. जो adverse effect है हमारा defect का, उसको कम करने के लिए investigation defects की बहुत important है। सबसे पहले definition के बारे में पढ़ेंगे, investigation होती क्या है। Investigation is the process of examining and inspecting the structure or its components to collect information on the basis of which the exact cause of the defect can be known, so that the effective remedial strategy can be adopted accordingly. तो इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है। क्या, कौन सा प्रोसेस है? एग्जामिन करने का और इंस्पेक्ट करने का। यानी आपने जाना है वहाँ पे, आपने इंस्पेक्शन करनी है,
और देखना है कि स्ट्रक्चर के कंपोनेंट में किस कॉज की वजह से डिफेक्ट आया, किस तरह का डिफेक्ट है, नेचर क्या है डिफेक्ट का। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपको इकट्ठा करना है और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही ये कह रहा है एग्जैक्ट कॉज जो है हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं और एक रेमेडियल स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अफेक्टिव रेमेडियल स्ट्रेटजी बनेगी, मतलब उसको बचाने की एक स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरीके से, किस मेथड से मैं इसको दोबारा से करेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज़ योर इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन का मेन एम होता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन जो आगे जाकर मदद करेगी हमें ये पहचानने में कि कॉज कौन सा है, डिफेक्ट कौन सा है। तो डायग्नोसिस दूसरा प्रोसेस है। डायग्नोसिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। तो लास्ट में जो इसका कंक्लूजन है, इन्वेस्टिगेशन से जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी उसी को की इंटरप्रिटेशन है हमारे पास जो डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हमें वहीं से पता लगेगा कि इसको क्या बीमारी है, क्या डिफेक्ट है, किस कॉज की वजह से है। द जनरल अप्रोच टू diagnose the defect in a structure is critically analyze all the problems, cause of the defects and ultimately identify the true cause। तो जर्नल अप्रोच क्या है डायग्नोस करने का डिफेक्ट को स्ट्रक्चर में, इस क्रिटिकली एनालाइज ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द कॉज। सभी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, प्रोबेबल कॉजेस, सभी प्रोबेबल कॉजेस को देखा जाता है कि किस कॉज की वजह से ये हो सकता है डिफेक्ट। उसके बाद अल्टीमेटली आइडेंटिफाई द ट्रू कॉज, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रू कॉज कौन सा है। ठीक है, सारे कॉजेज देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, डैम्पनेस है। अगर बिल्डिंग के अंदर डैम्पनेस आ रही है तो डैम्पनेस किस किस वजह से आ सकती है। दीवार के अंदर डैम्पनेस आ सकती है अगर वो कॉमन दीवार है, वॉशरूम और बाकी किसी उसके साथ, या किचन की दीवार है, उसमें पाइप्स जारी होती हैं, ठीक है, पानी के लिए, नल के लिए, वो लीकेज हो सकती है, उसकी वजह से भी डैम्पनेस आ सकती है। हो सकता है बारिश की वजह से पानी ऊपर इकट्ठा हो रहा है दीवार के अंदर, वहाँ से भी पानी आ सकता है। हो सकता है पानी जो है वो ग्राउंड वाटर से ऊपर जा रहा हो, तो मतलब फाउंडेशन से भी ऊपर आ सकता है। तो सारे कॉजेज़ को देखा जाता है और देखा जाता है कि इस बिल्डिंग में इसमें से कौन सा कॉज जो है जिसकी वजह से ये अक्कर हो रहा है। तो सभी प्रोबेबल कॉजेज़ ऑफ द डिफेक्ट्स को पहले स्टडी किया जाता है, अल्टीमेटली आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रू कॉज की, एक्चुअल में यहाँ पे ये डिफेक्ट किस कॉज की वजह से हुआ उसको देखा जाता है। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों इन्वेस्टिगेशन जो है ये की जाती है। The following are the objective of the investigation of the defect in the building। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्यों अकर हो रहे हैं उस कॉज को ढूंढने के लिए हम ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन का पहला। दूसरा है टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ डिफेक्ट, किस सोर्स की वजह से डिफेक्ट्स अकर हो रहे हैं। तीसरा है टू क्लासीफाई द डैमेजेस एज स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें ये पता लग जाता है कि डैमेज जो हो रहे हैं हमारी बिल्डिंग को, ये स्ट्रक्चरल हैं या नॉन स्ट्रक्चरल हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर के किसी पार्ट को हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल में वही आ जाता है किसी इस तरह का डिफेक्ट जो सीरियस डैमेज अकर कर रहा है स्ट्रक्चर को। नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल में तो बीम, कॉलम, दीवारें, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट भी होते हैं कुछ उसके अंदर जिनका स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। उन स्ट्रक्चरल पार्ट्स में डैमेज अकर हुआ है या स्ट्रक्चरल पार्ट्स में हुआ है तो उसी से डिसाइड है कि स्ट्रक्चरल है नॉन स्ट्रक्चरल है। टू असेस द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज ड्यू टू द करोजन। अब डैमेज का एक्सटेंट हम असेस कर रहे हैं, करोजन की वजह से कितना हो रहा है, हो सकता है फायर की वजह से, आग की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या किसी और रीज़न की वजह से कितना डैमेज तक ये पहुंचता है। टू असेस द रेजिडुअल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर और इट्स कंपोनेंट। तो बची हुई स्ट्रेंथ अब कितनी बची है,
ठीक है, मतलब एट द एंड जब आपके स्ट्रक्चर में डैमेज अकर हो चुका है तो अब इस ये कितना लोड उठा पाएगी, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत इसके पास बची हुई है, दैट इज़ रेजिडुअल स्ट्रेंथ। उसको भी कैलकुलेट किया जाता है कि स्ट्रक्चर में कितनी रेजिडुअल स्ट्रेंथ है। चौथा आ जाता है टू असेस इट्स रिहेबिलिटी। तो रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब होता है? रिहेबिलिटेशन का मतलब है उसको दोबारा से वो बनाना, ठीक है, दोबारा से रीस्टोर करना है आपने। तो उसको भी आपको असेस करना है कि इसकी रिहेबिलिटेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ये था हमारा 6th पॉइंट। नाउ आ जाते हैं 7th पॉइंट पे, टू प्रायोरिटाइज द डिफेक्टिव एलिमेंट्स एज पर द अर्जेंसी फॉर द रिपेयर। तो अब प्रायोरिटी भी आपको देनी है कि पहले किस एलिमेंट को ठीक करना है, फिर किसको करना है, फिर किसको करना है। तो प्रायोरिटी वाइज, क्योंकि आपके पास बजट लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, तो पहले किसको ठीक करना है और फिर किसको ठीक करना है, उसके लिए आपको प्रायोरिटीज़ देनी पड़ेंगी। पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, दूसरी किसको देनी है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से ये पता लग जाता है कि कौन सा काम पहले करना है। और 8th पॉइंट आ जाता है टू सेलेक्ट एंड प्लान द अफेक्टिव रेमेडी। तो टू सेलेक्ट करना है और प्लान करनी है अफेक्टिव रेमेडी, कौन से मेथड से हम इसको ठीक कर सकते हैं, उस अफेक्टिव रेमेडी को आपको प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट जो ये है टॉपिक, दैट इज़ सिस्टमैटिक अप्रोच एंड प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब किस एक सिस्टमैटिक अप्रोच में हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, और एक प्रोसीजर जो है, इसको प्रोसीजर भी कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच डायग्नोसिस इज डन। इफ देयर इज एनी लैप्स इन द डाटा कलेक्शन, the true cause of the defect may be may not be identified. It is therefore necessary that the investigation of the defects is carried out in the systematic and the scientific manner। तो वो वही बता रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन डिफेक्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, जो कि इन्फॉर्मेशन हमें मदद करती है डायग्नोस करने में बिल्डिंग के डिफेक्ट को। उसके बाद ये कह रहा है अगर किसी तरह का भी लैप्स आ जाता है हमारे डाटा कलेक्शन में, तो हम असली कॉज तक नहीं पहुंच पाएंगे, डिफेक्ट के असली कॉज को नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टिगेशन जब कर रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए और साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स आनी चाहिए। इट शुड बी वेल प्लान्ड, सबसे पहले तो अच्छे से इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। इट शुड बी थ्रू एंड टाइमली, ये थ्रू होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए, ठीक है, सही समय पे होनी चाहिए। इट शुड एग्जामिन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिफेक्ट्स, इसमें सभी पॉसिबल एस्पेक्ट्स जो हैं डिफेक्ट के, उस पूरे को आपने एग्जामिन करना है, किस किस वजह से, किस किस तरीके से इसके अंदर डिफेक्ट्स अक्कर होंगे, हो सकते हैं, वो पूरे एग्जामिन करने हैं। द स्कोप एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली डिसाइडेड। स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टिगेशन का, ये भी क्लियरली आपको डिसाइड करना है। द इन्वेस्टिगेशन शुड हैव अ साउंड एंड थ्रू नॉलेज अबाउट ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स। अब इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए और सभी पॉसिबल एस्पेक्ट्स की। इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट यूजिंग अप्रोप्रिएट टूल्स एंड किट्स। इन्वेस्टिगेशन जो है शुड बी कैरिड आउट, ये आपको करनी है अप्रोप्रिएट टूल्स और किट्स का इस्तेमाल करके। आपके पास सारी किट और टूल्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि क्या सिस्टमैटिक अप्रोच रहती है इन्वेस्टिगेशन में। सबसे पहली प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अबाउट द डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अबाउट द डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, यानी इसमें हम एक कॉपी पेन लेकर निकल जाते हैं और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये डिटेल में नहीं होती, शुरुआती तौर पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर को फिजिकली इंस्पेक्ट किया जाता है, खुद जाकर देखना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। टेस्टिंग ऑफ ऑल द मटेरियल्स इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर, सभी मटेरियल्स का टेस्ट कीजिए जो जिस सभी स्ट्रक्चर को बनाया गया है।
नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो हैं उसको कंडक्ट किया जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिसमें तोड़फोड़ नहीं की जाती। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है। डिटेल डायग्नोसिस ऑफ द डिफेक्ट्स, उसके बाद डिटेल डायग्नोसिस किया जाता है डिफेक्ट का, डिटेल में इसकी डायग्नोसिस की जाती है, ठीक है। स्टडी ऑफ ऑल द अवेलेबल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे पास, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ा जाता है। एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल लोडिंग, उसके बाद एक्चुअल लोडिंग को एस्टिमेट किया जाता है कि कितना लोड इसके ऊपर आ रहा है। चेकिंग द डिज़ाइन को चेक किया जाता है। एंड टू सी इफ़ देयर इज़ एनी एरर, और उसके बाद चेक किया जाता है क्या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। कंसिडरेशन ऑफ द इन्वामेंटल अफेक्ट्स, उसके बाद इन्वामेंटल अफेक्ट्स को भी कंसिडर किया जाता है। अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मेंबर एज पर द रिक्वायरमेंट, अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथनिंग की जाती है, मेंबर्स को स्ट्रेंथ दी जाती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से। रेलिवेंट रिपेयर एज़ पर रिक्वायरमेंट, उसके बाद रेलिवेंट रिपेयर किया जाता है जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ द इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे की जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो स्कोप क्या है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट डिपेंड्स मेनली ऑन द अमाउंट ऑफ द फंड एलोकेटेड फॉर दिस पर्पस एंड एफर्ट दैट कैन बी स्पेंड ऑन इट। अब स्कोप मेनली किसके ऊपर है, पैसे कितने हैं आपकी जेब में, पैसे नहीं है तो उसका स्कोप भी उतना नहीं होगा, ठीक है। तो स्कोप मेनली डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और दूसरी चीज़ है कि फॉर दिस पर्पस एंड द एफर्ट दैट कैन बी स्पेंड, और कितना एफर्ट आप इस पे लगा सकते हो। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द डिफेक्ट, डिफेक्ट का नेचर कौन सा, किस नेचर का डिफेक्ट है। द एक्यूरेसी विद विच द कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट्स नीड्स टू बी आइडेंटिफाई, वो एक्यूरेसी जिससे हमें ट्रू कॉज जो है डिफेक्ट का उसको आइडेंटिफाई करना है। एक्यूरेसी विद विच द कॉज ऑफ द डिफेक्ट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, कितनी एक्यूरेसी से आपको किसी डिफेक्ट का जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड थर्ड है द प्राइमरी एम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट, प्राइमरी एम क्या है हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्राइमरी एम, क्यों हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे स्कोप। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फैक्टर्स टू बी असर्टन टू बी फाइंड आउट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त किस किस फैक्टर को हमें ढूंढना ज़रूरी है, ठीक है। तो द बेसिक एम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट इज़ टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज एंड द रूट कॉज ऑफ द डैमेज। बेसिक एम्बिशन हमारी एम क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्यों की जा रही है ये कह रहा है डिफेक्ट्स की, ये इसलिए हम ढूंढना चाहते हैं द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज एंड द रूट कॉज ऑफ द डैमेज, ठीक है। डैमेज का एक्सटेंट कितना है और कॉज क्या है उसको ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इफ़ द रूट कॉज ऑफ द डिफेक्ट्स आर नॉट एस्टेब्लिश्ड, अगर रूट कॉज को एस्टेब्लिश नहीं किया गया, रेमेडियल मेजर्स में नॉट बी इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। तो हमारे जो रेमेडियल मेजर्स हैं, अगर कॉज ही नहीं पता तो आप चाहे जो मर्जी, अगर बीमारी का नहीं पता दवाई खाते रहो, कोई भी दवाई खाओ उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वही चीज़ इस लाइन में वो बता रहा है। द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी असर्टन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर, तो ये फैक्टर्स आपके असर्टन होने चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर। तो ये सब कुछ आपको ढूंढना है। अपीयरेंस एंड द टाइप्स ऑफ द क्रैक, क्रैक दिखता कैसा है, क्रैक की टाइप कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको इन्वेस्टिगेट करना है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अफेक्टिव स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर की लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, ठीक है। अब कितना लोड वो उठा सकता है अफेक्टेड स्ट्रक्चर, वो भी आपको ढूंढना है। डिफरेंस इन द डिज़ाइन लोड्स एंड द एक्चुअल सर्विस लोड इफ़ एनी, तो कितने लोड के लिए उसको डिज़ाइन किया गया था और कितने के लिए अभी वो सर्विस दे रहा है, यानी अभी वो लोड हम जितने के लिए डिज़ाइन करते हैं उतना एक्चुअल लोड तो नहीं पड़ता उस पर, तो एक्चुअल अब कितना सर्विस लोड उस पर अभी पड़ रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चौथा पॉइंट, स्प्रेड ऑफ द डिफेक्ट्स।
लोकलाइज्ड और ओवर द इंटायर एरिया, तो कहाँ तक फैला हुआ है आपका डिफेक्ट, ठीक है, थोड़ी सी जगह पे है या पूरी जगह, पूरा इंटायर एरिया को उसने कवर किया हुआ है। पांचवा आ जाता है परमेबिलिटी ऑफ द अफेक्टिव कंक्रीट। तो अफेक्टेड कंक्रीट जो है उसकी परमेबिलिटी चेक करनी है कि क्या इसमें से पानी पास हो जाता है या नहीं होता। एक्सटेंट एंड द सोर्स ऑफ द डैम्पनेस इन द बिल्डिंग। अब सोर्स ऑफ डैम्पनेस, पानी कहाँ कहाँ से इसके अंदर पानी आ सकता है, एंटर हो सकता है। डैम्पनेस आप सभी जानते हो। क्लोराइड लेवल ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर क्लोराइड लेवल कितना है वो आपको चेक करना है। कार्बोनेशन एंड द डेप्थ ऑफ द कार्बोनेशन ऑफ द अफेक्टेड कंक्रीट, कार्बोनेशन चेक करनी है और किस गहराई तक इसके अंदर कार्बोनेशन हुई है वो भी आपको चेक करनी है कंक्रीट में। डिग्री ऑफ करोजन, कितना डिग्री ऑफ करोजन है, अगर कोई मेटल है तो उसमें कितना, अगर सरिया है तो जंग लगा है कितना लगा है, वो सारा आपने चेक करना है। टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स इन द वुड वर्क, लकड़ी में अगर डिफेक्ट आया है तो किस तरीके का डिफेक्ट है, किस तरह का डिफेक्ट इसके अंदर अकर हुआ है, वो टाइप आपको भी वो आपको टाइप चेक करनी है। और लास्ट पॉइंट है 11th, कॉजेज ऑफ द लीकेज इन द वाटर सप्लाई एंड द ड्रेनेज सिस्टम। तो कॉजेज ऑफ लीकेज, लीकेज का कॉज क्या है, वाटर सप्लाई अगर पाइप्स में से पानी पास हो रहा है या ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारा वहाँ से पानी पास हो रहा है, तो क्या कॉज है लीकेज का, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या पाइप लाइन ब्रेक हुई है, टूटी है, या किसी और पर कॉज की वजह से हो रहा है। तो ये आज का हमारे इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। इसको बार बार सुनिए, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए, वैसे तो ये बुक आपके पास सबके पास अवेलेबल होगी। ये MK गर्ग की किताब है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, ईशान पब्लिकेशन की तरफ से। तो इसी से मैंने ये नोट्स बनाए। अगर फिर भी अगर आपको इसके नोट्स वगैरह PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।